योर सब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 के पार्ट 2 को, जिसमें हम पढ़ेंगे अप्रोचेस टू रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। अगर आपने मेरा यूनिट 2 का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाकर देख लीजिएगा। ऑल्सो मैं अपनी प्लेलिस्ट का जो भी लिंक है वो आई बटन पर डाल दूंगा, तो वहां पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अप्रोचेस टू रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, हम अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो जो अप्रोचेस लिए गए थे या जो जो तरीके लगाए गए थे ताकि रूरल्स की कम्युनिटी डेवलपमेंट की जा सके, उसके हम अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अप्रोच के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्रेड फ्रंट अप्रोच। दूसरा हम पढ़ेंगे सेक्टोरल अप्रोच। तीसरा पार्टिसिपेटरी अप्रोच। चौथा एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। पांचवा टारगेट अप्रोच। सिक्स्थ बेसिक नीड्स अप्रोच। सेवंथ पढ़ेंगे हम एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू रूरल डेवलपमेंट। एट्थ पढ़ेंगे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच। नाइन्थ पढ़ेंगे हम ग्रोथ सेंटर अप्रोच। 10th कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट अप्रोच। 11th गांधीयन अप्रोच। 12 टैगोर अप्रोच। टेंशन मतलब एक करके इन सारे अप्रोचेस को समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं ब्रॉड फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। तो ब्रॉड फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था वो सबसे पहला प्रोजेक्ट था, सबसे पहली अप्रोच थी रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसमें क्या था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट और पंचायत राज जो थे वो इसके दो सबसे अच्छे अंग थे इस प्रोजेक्ट के। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायत राज वर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ब्रॉड फ्रंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट और पंचायत राज जो स्ट्रेटेजीज थी ना, ये ब्रॉड फ्रंट डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजीज ही मानी जाती थी, क्योंकि इनका एम था कि वो विलेज का डेवलपमेंट करें। किसके सेक्टर में या किस किस चीज में? एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, एजुकेशन में, वुमेन वेलफेयर में और सोशल वेलफेयर में। ठीक। अर्ली 50s में क्या था कि रूरल डेवलपमेंट एफर्ट्स जो थे वो शुरुआत हो गए थे, और जिस अप्रोच से शुरुआत हुए थे वो ब्रेड फ्रंट डेवलपमेंट अप्रोच थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट सुन लीजिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या सीडीपी जिसको बोलते हैं और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस एनईएस जिसको बोलते हैं, वो 1952 के अंदर इनिशिएट हो गए थे, और वो भी इस ब्रॉड फ्रंट डेवलपमेंट अप्रोच के अंडर में पड़ते थे। आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब ये फेल क्यों हुई थी, इसके फेलियर के कारण सुन लीजिए। पहला कारण था कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन, इसमें लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इस वजह से ये फेल हो गया, मींस लैक ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन। दूसरा, इसने क्या करा, इस ब्रॉड फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से रिच और पुअर के बीच में असंतुलन हो गया। जो संतुलन होता है ना एक रिच और पुअर के बीच में, जिसकी वजह से सोसाइटी अच्छी से चल सकती है, वो इसमें क्या हुआ, वो बिगड़ गया, जिस वजह से ये फेल हो चुका था। तीसरा, ये लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में असमर्थ हो पाया था, मींस इसने अच्छी तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया इस अप्रोच के दौरान, तो इस वजह से ये फेल हो गया। चौथा, इस अप्रोच ने मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा नहीं दे पाई ये अप्रोच जो थी, इस वजह से ये फेल हो गई। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे कि सोशल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाई, सोशल एजुकेशन के दौरान ये मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाई, इस वजह से ये फेल हो गई। लेकिन फेलियर के बावजूद भी इसने क्या कर दिया, इसने एक डायमेंशन प्रोवाइड कर दी, एक रास्ता प्रोवाइड कर दिया डेवलपमेंट की ओर जाने के लिए। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है और इनिशिएटेड पॉइंट मानी जाती है डेवलपमेंट का रूरल एरियाज के लिए। डिस्पाइट दीज इट एडेड डायमेंशन टू द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड ब्रॉड फ्रंट डेवलपमेंट अप्रोच जो है, ब्रॉड फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, ये इसने एक फाउंडेशन लेकर दी किस चीज के लिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इंडिया, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इंडिया। तो ब्रॉड फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था इसने फाउंडेशन लेकर दी, किस चीज के लिए लेकर दी भाई, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इंडिया। इस वजह से इसको काफी सही माना जाता है कि भाई इसने शुरुआत की, डेवलपमेंट की शुरुआत ब्रॉड फ्रंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी से ही हुई थी। अगला हम बात करेंगे सेक्टोरल अप्रोच। जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, सेक्टोरल अप्रोच में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की ही डेवलपमेंट की जाती है, मींस ऐसे नहीं कि ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे एक साथ, सेक्टर्स को अलग अलग हिस्से में बांटा जाता है और अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग डेवलपमेंट की जाती है ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिविजुअल सेक्टर्स, तो सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लानिंग में क्या होता है, सेक्टोरल अप्रोच इज अ सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिविजुअल सेक्टर्स। इसमें हर सेक्टर की इंडिविजुअली क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, हाउसिंग सेक्टर हो गया, सोशल सिक्योरिटी सेक्टर हो गया, तो ये सारे सेक्टर्स की अलग अलग डेवलपमेंट करती है ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। तो ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच एडवोकेट्स कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, मींस ये जो अप्रोच है ये क्या करती है, ये विभाजन कर देती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का और उनमें डेवलपमेंट के जो स्ट्रेटेजीज हैं
डेवलपमेंट में की जो चीजें हैं उसको क्या करती है, ये एडवोकेट करती है, ये सेक्टरल अप्रोच, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है। 1960 के दौरान क्या हुआ था कि सिचुएशन अराइज हो गई थी कि लोगों के पास क्या था, खाने की चीजें नहीं थी, या कहाँ भुखमरी का थोड़ा सा दौर बन गया था 1960 में। तो उस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांति लाने के लिए सेक्टरल अप्रोच जो थी वो काफी अच्छी साबित हुई, क्योंकि इसने क्या करा, इसने क्या किया, इसने ऐसे पोटेंशियल सेक्टर्स को चुना, इस सेक्टरल अप्रोच में ऐसे पोटेंशियल सेक्टर्स को चुना गया, ऐसी जगहों को चुना गया जहाँ की खेती बाड़ी करने से इस भुखमरी को क्या करा जा सकता है, इसको हैंडल किया जा सकता है। कैसे हैंडल कर सकता है? द नीड फॉर ग्रेट कंसंट्रेशन ऑन फूड प्रोडक्शन लेड टू द स्ट्रेटेजी फॉर लोकेटिंग लोकेशन पोटेंशियल सेक्टर्स एंड वेल एंडोन डिस्ट्रिक्ट्स। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स और ऐसे लोकेशंस को खोजना जहाँ पर कि अगर हम बुवाई करते हैं या खेती करते हैं तो वहाँ से जो प्रोडक्शन होगा खाने का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में होगा, जिसकी वजह से लोगों को भुखमरी जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है। इस वजह से इस सेक्टरल अप्रोच को काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया था। ठीक है। तो इस सेक्टरल अप्रोच में क्या हुआ था, मोर अटेंशन वाज पेड इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी पर एकड़ देन एक्सटेंडिंग द एकरेज। ठीक है। इसमें क्या होता, इसमें सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस किया गया था, कैसे हम पर एकड़ पे प्रोडक्टिविटी खाने की बढ़ा सकते हैं, या जो भी हमारी क्रॉप है उसकी पर एकड़ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इसका सबसे मेन अटेंशन जो थी इस चीज पे थी। इसी पर्पस की वजह से क्या हुआ था कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम जो थे लॉन्च हुए थे, जिनको IADP और IAAP बोलते हैं। और इसी वजह से क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सेक्टरल अप्रोच का ये फायदा हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये डेवलपमेंट लाने में काफी ज्यादा मददगार साबित हुई। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को चूज करना, हर सेक्टर के हिसाब, हर इंडिविजुअल सेक्टर में क्या करना, डेवलपमेंट का काम करना, ये सेक्टरल अप्रोच का काम था। ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपेटरी अप्रोच की। इट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच थी इसको डेवलप किया गया था पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट से। तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच क्या थी? It is a process through which stakeholders can influence and share control over development initiatives. इसमें क्या होता था कि जो स्टेक होल्डर्स थे वो क्या करते थे, वो अपनी जो कंट्रोल था उसको शेयर करते थे लोकल्स के साथ, ताकि लोकल्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और वो ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए उसमें मदद दे सकें। ठीक है। ये इस पार्टिसिपेटरी अप्रोच का एक मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ये एक सिटीजन सेंटर्ड मेथड था डेवलपमेंट का। इट इज अ सिटीजन सेंटर्ड मेथड डेवलपमेंट विच एम्स टू एम्पावर कम्युनिटीज, जिसका एम था कि वो कम्युनिटीज को एम्पावर कर सके। कैसे? बाय एंगेजिंग लोकल रेजिडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इश्यूज, इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशंस एंड मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन। जैसा कि बताया था मैंने कि इसमें क्या होता था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या करते थे, वो कंट्रोल को शेयर कर देते थे, जिसमें कि जो लोकल्स लोग हैं ना, जो लोकल रेजिडेंट लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो आकर के इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। इश्यूज जो भी होंगे जिनकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को खुद ही इंप्लीमेंट करेंगे और इवैल्यूएशन खुद ही करेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। इसलिए पार्टिसिपेटरी अप्रोच काफी ज्यादा अच्छा साबित था। ठीक है। अब हम बात करेंगे एरिया डेवलपमेंट अप्रोच की। मीन्स एक पार्टिकुलर एरिया में जो डेवलपमेंट होगी, एक पार्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट करना इस एरिया डेवलपमेंट अप्रोच में आता था, जैसा कि नाम से पता लगेगा। इट वाज डेवलप्ड ड्यू टू रिड्यूस द इंक्रीज इन रीजनल इम्बैलेंसेस। ये इसलिए डेवलप की गई थी ताकि जो रीजनल इम्बैलेंसेस आ गए, मींस एक एरिया डेवलप्ड है एक एरिया अंडर डेवलप्ड है, उस इम्बैलेंस को कम करने के लिए ये अप्रोच लाई गई थी। It was thought that this approach could reduce inter-regional disparities in growth and development. क्यों लाई गई थी भाई? इसको माना गया था कि ये जो अप्रोच है ना, ये क्या करेगी, ये जो इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज है ना उसको कम कर देगी, जो कि किस सेक्टर में है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के सेक्टर में। तो इस एरिया डेवलपमेंट अप्रोच के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? हिल एरिया डेवलपमेंट हो गया, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, ये सारे इसके क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। कुछ प्रोग्राम्स जो इस एरिया डेवलपमेंट अप्रोच के अंडर में आते हैं वो है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहां पे क्या करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। अगला है टारगेट ग्रुप अप्रोच। It was realized that area approach cannot lead to the development of certain section of society, that is economically vulnerable group.
तो ये जो अप्रोच थी इसलिए लाई गई थी क्योंकि एरिया अप्रोच जो थी ना उसने कुछ ऐसे एरियाज में डेवलपमेंट नहीं दे पाई थी जो कौन से, जैसे जैसे कि इकोनॉमिकली वर्नेबल ग्रुप जो थे उनको ये अच्छा नहीं डेवलपमेंट कर पाई थी उन एरियाज का, जो एरिया डेवलपमेंट अप्रोच थी। स्मॉल फार्मर्स का डेवलपमेंट नहीं कर पाई थी वो, और लैंडलेस लेबर्स को भी बेनिफिट नहीं मिल पाया था एरिया डेवलपमेंट अप्रोच के दौरान। इसीलिए टारगेट ग्रुप अप्रोच जो था ये लाया गया था। तो इस टारगेट ग्रुप अप्रोच में क्या गया था, टारगेट सेट किए जाते थे ताकि क्या किया जा सके, स्मॉल फार्मर्स को डेवलप किया जा सके, मार्जिनल फार्मर्स के लिए काम किया जा सके, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए काम किया जा सके। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए थे, जैसे कि स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी जो थी वो स्मॉल फार्मर्स के लिए काम करती थी। दूसरी मार्जिनल फार्मर और एग्रीकल्चरल लेबर डेवलपमेंट एजेंसी जो थी वो मार्जिनल फार्मर और एग्रीकल्चरल लेबरों के लिए काम करती थी। तीसरा रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो था वो भी इनिशिएट किया गया था इस टारगेट ग्रुप अप्रोच के दौरान ही। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, जो ये रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है इसके बारे में मैंने यूनिट 2 के ही पार्ट फर्स्ट में बताया, तो प्लीज वहां से जाकर रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम बेसिक नीड्स अप्रोच की। तो बेसिक नीड्स अप्रोच क्या थी, इस अप्रोच के दौरान इस अप्रोच में क्या होता था कि बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाता था लोगों की, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। दिस अप्रोच गिव्स प्राइमेसी टू द नीड फॉर ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द पुअर एज ए सेंट्रल कंसर्न फॉर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो इस अप्रोच में क्या जाता था कि भाई गरीबों को उनकी बेसिक चीजें तो मिले, उनकी बेसिक चीजों को प्रोवाइड कराना, ताकि वो एटलीस्ट अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ठीक है, ताकि वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में हाथ बढ़ा सकें। ये इस बेसिक नीड्स अप्रोच का क्या था, एम था। ठीक है, दिस अप्रोच गिव्स प्राइमेसी टू द नीड फॉर ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द पुअर। ये क्या था, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था पुअर्स के लिए। और क्या करता था, ये एम करता था रेड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता था कि पॉवर्टी को रेड्यूस किया जाता था, इनइक्वालिटी जो है उसको भी कम करने का काम करती थी ये वाली जो हमारी बेसिक नीड्स अप्रोच है, और ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती थी। इसके एग्जांपल्स है मिनिमम नीड प्रोग्राम जो था 1974 में जो लॉन्च हुआ था, वो इसका एग्जांपल है। इसमें क्या होता था कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो है लोगों की उसको इम्प्रूव करने के ऊपर काम किया जाता था, और इसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उसको हेल्प किया जाता था हमारी इस बेसिक नीड्स अप्रोच के दौरान। ठीक है, अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्यों लाई गई थी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये इसलिए लाई गई थी क्योंकि जो पहले की जो अप्रोचेस थी वो क्या थी, वो काफी ज्यादा लिमिटेड थी। किस चीज के लिए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ द पुअर। जो पहले जितनी भी अप्रोचेस आई थी ना वो इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाई थी पुअर की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए। तो मल्टी लेवल मल्टी सेक्टर्स विद मल्टी सेक्शन कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट लॉन्च्ड इन 1978 1978 और 1979 के बीच में क्या हुआ, एक मल्टी लेवल मल्टी सेक्टर्स और मल्टी सेक्शन कंसेप्ट जो था वो लॉन्च हुआ, ताकि लोगों की गरीबी को मिटाया जा सकते हैं, जिसमें मल्टी लेवल पे काम हो सके, मल्टी सेक्टरों पे काम हो सके, और मल्टी सेक्शन जो हैं उन लोगों पे काम कर सके। तो डिफरेंट प्रोग्राम जो थे वो क्या कर रहे थे, वर ब्रॉट अंडर सिंगल अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। तो जिस बहुत सारे प्रोग्राम जो थे वो एक ही प्रोग्राम के अंदर ला दिए गए थे, या एक ही प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेट कर दिए गए थे, जिसका नाम था IRDP। तो इसमें क्या होता था कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे का डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का जो काम था वो एक ही अम्ब्रेला के अंदर है, एक ही छाते के अंदर है, एक ही प्रोग्राम के अंदर इन सबको करने का क्या लिया गया था, दायित्व लिया गया था। जैसे कि जवाहर रोजगार योजना हो गया, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज हो गया, ये इसके एग्जांपल्स थे। आई होप आप समझ गए होंगे। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच एक और अप्रोच थी जिसका मेजर फोकस था एम्प्लॉयमेंट देना और इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो पुअर्स की, ये आप समझ गए हो। अब हम बात करेंगे ग्रोथ सेंटर अप्रोच की। तो ग्रोथ सेंटर अप्रोच जो है उसको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है प्लान करने के लिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट को। ठीक है, इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्लानिंग इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, जो हमारी ग्रोथ सेंटर अप्रोच है। तो ग्रोथ सेंटर जो है इसके अंदर क्या क्या चीज आती थी, इसमें ट्रेनिंग सेंटर्स होते थे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, और भी बाकी सारे सेक्टर्स के लिए ग्रोथ सेंटर अप्रोच, जैसे कि सेंटर मींस ग्रोथ सेंटर्स लगाए जाते थे इस अप्रोच के दौरान। जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर हो गए, ट्रेनिंग सेंटर किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ के लिए, और भी बाकी सारी चीजों के लिए। दूसरा, इसमें मोबाइल ट्रेनिंग दी जाती थी। मोबाइल ट्रेनिंग मतलब रिपेयर करना,
इंडस्ट्रियल मशीनरीज को चलाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको रिपेयर करना, मोबाइल रिपेयरिंग सर्विसेज को सिखाना, ये सब चीजें ग्रोथ सेंटर अप्रोच के दौरान की जाती। मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी ग्रोथ सेंटर अप्रोच में। चौथा, फॉरेस्ट और ग्रास नर्सरी की ट्रेनिंग दी जाती है। ग्रोथ सेंटर में क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स लगाए जाते थे ट्रेनिंग के, जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता था कैसे वो काम करेंगे, तो इस वजह जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयमेंट पा सकेंगे और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। ये ग्रोथ सेंटर अप्रोच में हुआ था। अगली पढ़ेंगे हम कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट अप्रोच। तो कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट अप्रोच जो थी वो ड्राइव हुई थी कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट से। ठीक है, इसमें अप्रोच में क्या होता था कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो पार्टनरशिप करती थी कम्युनिटीज के साथ में। जो भी लोकल कम्युनिटीज होती थी वो क्या करती थी, पार्टनर करती थी। जो भी लोकल कम्युनिटीज हैं वो अथॉरिटीज के साथ पार्टनरशिप में आ जाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि एफिशिएंट और इंक्लूसिव डिलीवरी हो जाती थी बेसिक सर्विसेज की, और जो पॉवर्टी है उसका रिडक्शन किया जाता था। समझिएगा, दिस अप्रोच of partnering with communities and local units of government including putting sources and resources under the direct control of community groups। इसमें कम्युनिटीज जो थी उनको ही डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया जाता था किस चीज के ऊपर, जो भी वो व्यवस्था प्रोवाइड करेंगे उसका डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया जाता था लोकल कम्युनिटीज के ऊपर, जिसकी वजह से कम्युनिटीज क्या करती थी, अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छे से अच्छा काम करने को रेडी होते थे, जिसकी वजह से एक अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो पा रही थी। ये कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट अप्रोच में होता था। ठीक है, अगर है टैगोर अप्रोच टू रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको प्लीज पढ़िएगा। ठीक है, टैगोर as a great visionary realized logical, scientific and realistic way to the solution of problems associated with rural। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो काफी ज्यादा विजनरी थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉजिकल, साइंटिफिक और रियलिस्टिक वे जो था वो खोज निकाला। किस चीज के लिए, जिससे कि वो रूरल पीपल जो हैं, रूरल लोग जो हैं उनकी लाइफ को चेंज कर सकें। तो उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे काम किए थे, उन कामों के बारे में हम पढ़ेंगे। कैसा था, फर्स्ट फेज जो था उनका रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट का वो था रूरल रिकंस्ट्रक्शन। ईस्ट बंगाल एक्सपेरिमेंट इसको कहा जाता है। इस रूरल रिकंस्ट्रक्शन फेज के दौरान क्या हुआ था कि उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया था रूरल बंगाल्स थे, मतलब बंगाल के जो रूरल पीपल्स थे उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया था इस ईस्ट बंगाल एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो उन्होंने क्या किया, ही केम अप विद द आइडिया ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड बिगिन प्रोग्राम्स व्हिच इंक्लूड हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आइडिया लिया रूरल रिकंस्ट्रक्शन का, और उन्होंने काफी ज्यादा प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसमें हेल्थ को इंक्लूड किया इन्होंने, एजुकेशन सेक्टर पे काम करने का इंक्लूड किया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करने इन्होंने उसमें जरूरी समझा। तो ऐसे क्या करें, इन्होंने काफी ज्यादा प्रोग्राम्स बनाए जिसकी वजह से इन सेक्टर्स में काम हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्रैक्टर का यूज करना लोगों को सिखाया कल्टीवेशन के लिए। ही डिड ऑल दिस टू मेक रूरल सेल्फ सफिशिएंट एंड कॉन्फिडेंट। तो ये सब जो काम कर रहे थे ना रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो किस लिए कर रहे थे, ताकि जो लोग हैं, जो रूरल लोग हैं वो क्या हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए। ये सब चीज करने के लिए ही ये सब सारी क्वालिटीज लोग के अंदर आ जाए, इस वजह से ये रूरल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते थे। दूसरा, इन्होंने रूरल बैंक्स लगाए थे। रूरल बैंक्स क्यों लगाए थे, ही स्टैब्लिश्ड पार्टीसर बैंक इन 1905। तो 1905 में इन्होंने क्या किया, एक पार्टीसर बैंक खोला। ये किस लिए खोला था, ताकि लोगों को बचाया जा सके, किससे, फ्रॉम द रथलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जमींदार्स, मिडिलमैन एंड मनी लेंडर्स। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो जमींदार होते थे या बिचौली होते थे या जो भी पैसे देने वाले मनी लेंडर्स होते थे, वो क्या करते थे, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनको ज्यादा ब्याज पे पैसे दे देते थे, और उनसे ऐसे ही वो पैसे कमाया करते थे और लोग गरीब के गरीब रह जाते थे। तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उन्होंने एक पार्टीसर बैंक खोला 1905 में, जिसकी वजह से उन्होंने गरीबों को इन जमींदारों से, इन पैसे जो इनको प्रोवाइड करते थे उनसे बचाया। तो बैंक का काम था, बैंक जो था वो उन किसानों को पैसे तो देता था लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट पे देता था, मींस बैंक लैंड मनी ऑन लोअर इंटरेस्ट। ठीक है, रूरल बैंक का ही काम था। इन्होंने श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, जो आपको मैं पार्ट फर्स्ट में पढ़ा दिया, यूनिट 2 के पार्ट फर्स्ट में, तो वहां जाकर रेफर कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट का फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें एजुकेशन और रिकंस्ट्रक्शन वर्क सिखाया जाता था लोगों को, और मींस स्टूडेंट्स को और स्टाफ को भी इसमें क्या किया जाता था, इसमें स्टाफ को भी एनकरेज किया जाता था ताकि वो लोगों की हेल्प कर सकें। ठीक है,
चौथा इसमें रूरल इंडस्ट्रीज, उन्होंने शिल्प भवन बनाया श्रीनिकेतन पे, ताकि वो लोगों को, जो लोकल लोग हैं उनको ट्रेन कर सकें, आर्टिसन, कहीं से उनको लोकल लोग जो भी हैं, जो जो आप सीखना चाहते हैं उन सब लोगों को ट्रेन कर सकें इन इंडस्ट्रीज में। जैसे कि ही सेट अप शिल्प भवन एट श्रीनिकेतन टू ट्रेन लोकल आर्टिसंस एंड विलेज ग्रोथ टू मेक यूज ऑफ मॉडर्न इनोवेशन। तो जो लोकल आर्टिसंस थे, आर्टिसंस मतलब मूर्तिकार या जो भी कलाकार लोग थे लोकल, उन लोगों के लिए ट्रेनिंग्स लगाई ताकि वो ग्रोथ कर सकें विलेज की और मॉडर्न इनोवेशन का यूज कर सकें। ये रूरल इंडस्ट्रीज उन्होंने बनाई थी। पांचवी चीज थी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन। जो इंस्टीट्यूट होते थे रूरल रिकंस्ट्रक्शन के, उनमें क्या होता था, रिसर्च होता था पहले किसी भी आइडिया के ऊपर, फिर उसका एक्सटेंशन होता था, फिर उसके बारे में एजुकेट किया जाता था लोगों को ताकि वो अच्छी तरीके से सीख जाएं और उसका यूज कर सकें। सातवां, रूरल लाइब्रेरीज इन्होंने सेटअप की थी। रूरल लाइब्रेरीज क्यों सेटअप की थी? ताकि लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो सके रीडिंग का और लर्निंग का। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक सर्कुलेटिंग मोबाइल लाइब्रेरी लॉन्च की थी 1925 के अंदर, जिसमें क्या होता था कि हर विलेज के अंदर एक बंदा जाता था, घर से घर जाता था, हर डोर से डोर जाता था, वहां पर उन लोगों को क्या करता था, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता था ताकि लोगों के अंदर पढ़ने की आदत डले। लोगों के अंदर पढ़ने की आदत डलेगी तो वो किताबों से बहुत कुछ सीखेंगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि उनकी लाइफ बेहतर हो सके। तो ये रूरल लाइब्रेरी का जो भी कॉन्सेप्ट था उन्होंने स्टार्ट किया था। नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज वहां से जाकर देख लीजिएगा यार। अब हम बात करेंगे गांधीयन अप्रोच की, रूरल कम्युनिटी। तो जो गांधी जी की अप्रोच थी वो प्राइमेसी देती थी, या सबसे ज्यादा अहमियत देती थी मॉरल वैल्यूज के ऊपर। वो चाहते थे लोगों की मॉरल वैल्यूज जो हैं वो मजबूत हो जाएं। ठीक है, तो हिज अप्रोच गिव्स प्राइमेसी टू मोरल वैल्यूज ओवर मटेरियल कंडीशंस। मटेरियल नीड से ज्यादा उनकी मोरल वैल्यूज क्या हो जाए, ज्यादा अच्छी हो जाए, इस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था गांधी जी का। और वो बिलीव करते थे राम राज्य के कंसेप्ट में। तो उनके हिसाब से राम राज्य क्या था, उनके हिसाब से राम राज्य था कि सोवरेनिटी ऑफ पीपल बेस्ड ऑन मॉरल अथॉरिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ही डिफाइंस राम राज्य एज द सोवरेनिटी ऑफ पीपल बेस्ड ऑन मॉरल अथॉरिटी। ठीक है, तो बेसिक टेनेंट्स क्या थे उनकी आइडियल सोशल ऑर्डर के, गांधी जी के। तो गांधी जी चाहते थे आइडियल विलेज हो। तो विलेज जो है वो बेसिक यूनिट होती है किसी भी देश की, तो वो इसीलिए विलेज के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे कि आइडियल विलेजेस हों। वो चाहते थे कि विलेजेस के अंदर जो भी सॉरी दोबारा से, विलेज इज द बेसिक यूनिट ऑफ गांधीयन आइडियल सोशल ऑर्डर। गांधीयन आइडियल सोशल ऑर्डर का जो बेसिक यूनिट है वो विलेज होता है। तो ही वांट दैट विलेजर्स शुड कंस्टिट्यूट द फेडरेशन ऑफ सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस रिपब्लिक्स। तो वो चाहते थे कि जो भी विलेजर्स हैं वो एक फेडरेशन बनाए जो कि सेल्फ गवर्निंग बॉडी होगी। ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी बॉट अबाउट बाय कंपल्शन। और वो जो फेडरेशन बनाना चाहते हैं वो कंपल्शन में नहीं बनाए, दबाव में नहीं बनाए, वो खुद की ही इच्छा से एक ऐसा फेडरेशन बनाए जो कि सेल्फ गवर्निंग बॉडी हो। ठीक है, तो सेंट्रल अथॉरिटी जो होगी वो कोऑर्डिनेट करेगी सारे वर्क को। ठीक है, विलेज रिपब्लिक जो होंगे वो क्या किस चीज पे वर्क करेंगे, एजुकेशन के ऊपर वर्क करेंगे, हेल्थ के ऊपर वर्क करेंगे। लेकिन सेंट्रल अथॉरिटी जो होगी वो इन चीजों में जो हमारी फेडरेशन बनी है उसका साथ तो देगी, लेकिन उसके ऊपर अपने डिसीजंस को एनफोर्स नहीं कर सकती है, इम्पोज नहीं कर सकती है। ठीक है, सिवाय मोरल प्लेजर के। तो सेंट्रल अथॉरिटी विल ओनली कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ विलेज रिपब्लिक्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, एंड इट हैज नो पावर टू एनफोर्स इट डिसीजन ऑन विलेज रिपब्लिक्स एक्सेप्ट द मॉरल प्रेशर। तो आइडियल विलेज में क्या चाहते थे वो कि जो हमारे विलेजर्स हैं वो एक सेंट्रल अथॉरिटी मतलब एक फेडरेशन बनाए, एक संघ बनाए, जिसमें क्या होगा कि वो एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी होगी जो कि रूरल डेवलपमेंट में काम आएगी, रूरल डेवलपमेंट का काम करेगी, हेल्थ सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, एनिमल्स के सेक्टर के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर के अंदर, बाकी सारी चीजों के अंदर वो सेल्फ गवर्निंग बॉडी जो है वो क्या करेगी, वो काम करेगी। लेकिन इसी के साथ साथ सेंट्रल अथॉरिटी जो भी होती है वो क्या करेगी, इसमें उस फेडरेशन का हेल्प करेगी, लेकिन कुछ डिसीजंस वो उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती सिवाय मॉरल प्रेशर्स के। अगर फेडरेशन कुछ मॉरल वैल्यूज का उल्लंघन करती है तभी सेंट्रल अथॉरिटी अपने जो भी है दबाव डालेगी इस फेडरेशन के ऊपर, अथवा नहीं डालेगी। ठीक है,
दूसरा कंसेप्ट क्या गांधी जी का था, डिसेंट्रलाइजेशन। तो वो चाहते थे कि विलेजेस में पंचायत जो है वो बनाई जानी चाहिए। ही वांट द विलेज पंचायत शुड बी मेड एंड ए रिप्रेजेंटेटिव शुड बी इलेक्टेड फॉर 5 years। वो चाहते थे कि विलेज पंचायत बने और उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको इलेक्ट किया जा सके 5 साल के लिए, और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो कंस्टिट्यूट करे पंचायत के लिए। जो एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हुआ है 5 साल के लिए, वही पंचायत के कुछ लोगों को बनाएगा। जो भी बाकी 4 लोग होते हैं पंचायत के, उनको यही जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है वो सेलेक्ट करेगा। और ये सारे मिलके क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शंस को वर्क कराएंगे विलेजेस के अंदर। और क्या करेंगे, स्पिरिचुअल और मोरल वैल्यूज को भी प्रोपोगेट करेंगे एक विलेज के अंदर। वो चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन जो सेंट्रल चीज होती है ना, सेंट्रलाइज का जो अथॉरिटी होती है उसको खत्म किया जा सके। इस वजह से वो क्या चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि हर विलेज के अंदर विलेज पंचायत हो, जो वहाँ के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल जो भी काम है वो सारे के सारे कर पाए। तीसरी चाहते थे सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, हमारा जो विलेजेस हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हो। तो सेल्फ सफिशिएंट कैसे, फॉर ऑल बेसिक नीड्स, और उसके अंदर फुल इकोनॉमी हो। ये उनकी एक सोच थी गांधी जी की, जिसमें वो चाहते थे कि विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट हो। चौथा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से जो विलेज के अंदर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको कम किया जा सके। ठीक है। तीसरा, ट्रस्टीशिप। वो चाहते थे कि लोग ट्रस्ट से एक दूसरे का भरोसा जीतते हैं, भरोसे से एक दूसरे की जो भी है वो काम करें। तो वो चाहते थे ट्रस्टीशिप हो लोगों के अंदर। ठीक है। तो ही emphasized प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप इन सोशल एंड इकोनॉमिकल अफेयर्स। वो चाहते थे कि लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति क्या हो, विश्वास हो, ट्रस्ट हो, किस चीज में, सोशल और इकोनॉमिकल अफेयर्स के दौरान। ठीक है। तो ये उनके कहते गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे, या गांधी जी की आइडियल सोशल ऑर्डर के लिए कुछ टेनेंट्स थे, कुछ सोच थी उनकी, जो गांधी ने अप्रोच में थी कि एक तो आइडियल विलेज होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए विलेजेस, विलेजेस के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, चौथा ट्रस्टशिप होना चाहिए लोगों के अंदर। अब हम बात करेंगे सी सुब्रमण्यम अप्रोच टू रूरल डेवलपमेंट। सी सुब्रमण्यम कौन थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, integrated rural development means a systematic, scientific and integrated use of our natural resources, enabling every person to engage himself in a productive and socially useful occupation and earn an income that would meet at least the basic needs। तो इनके हिसाब से इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अप्रोच क्या थी, वो चाहते थे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच जो इनके हिसाब से है वो क्या थी, सिस्टमैटिक होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए और इंटीग्रेटेड यूज होना चाहिए उसके अंदर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से जो भी पर्सन इस प्रोडक्टिविटी में एंगेज हो रहा है वो इतना तो बेसिक इनकम अर्न कर सके जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। इनके हिसाब से रूरल डेवलपमेंट की ये थ्योरी थी। तो इनके हिसाब से क्या होता था कि रूरल डेवलपमेंट जो है वो किस किस हिसाब से किया जाना चाहिए, मल्टी लेवल पे रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, मल्टी सेक्टर्स में रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए और मल्टी सेक्शंस में रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इनका ये कॉन्सेप्ट था कि मल्टी लेवल पे, मल्टी सेक्टर पर, मल्टी सेक्शंस पे जो हमारा रूरल डेवलपमेंट का काम है वो किया जाना चाहिए, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके लोगों की। ठीक। तो मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट में क्या होता था, रूरल डेवलपमेंट होता था वो वेरियस लेवल पर होता था, विलेज कम्युनिटीज के लेवल पर रूरल डेवलपमेंट करना, ब्लॉक्स के लेवल पर रूरल डेवलपमेंट करना और डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर रूरल डेवलपमेंट करना। ये सी सुब्रमण्यम स्वामी जो थे उनका अप्रोच था। दूसरा, मल्टी सेक्टर अप्रोच के अंदर क्या करना था, एग्रीकल्चर सेक्टर में अप्रोच करना, हेल्थ सेक्टर में अप्रोच करना, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अप्रोच करना, ऐसे ही बाकी सारे सेक्टर्स में क्या करना, हमारा जो भी हमारे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो हर सेक्टर के अंदर अंदर करना। ये उनका मल्टी सेक्टर अप्रोच था। मल्टी सेक्शन अप्रोच मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन जो है सोसाइटी के, उनके डेवलपमेंट का काम करना, ये इस मल्टी सेक्शन अप्रोच के दौरान आता है। मीन्स SC ST लोगों के लिए काम करना, स्मॉल फार्मर्स के लिए काम करना, स्कीमें बना के, आर्टिसंस जो है उनके लिए काम करना, कलाकारों के लिए काम करना, वगैरह वगैरह। जो भी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं जो कि बैकवर्ड हैं, उनके लिए काम करना सी सुब्रमण्यम स्वामी जो थे उनकी अप्रोच के अंदर आता है। ठीक है जी। आई होप गाइस आपको समझ गए होंगे। तो जितने भी अप्रोचेस थे इनका मेन टारगेट क्या था कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। तो आप एग्जाम में ये सब लिख के आ सकते हैं, कॉमन से आंसर है, बस थोड़ी थोड़ी चीजों को आपको देखना है। जैसे कि सेक्टरल अप्रोच में सेक्टर्स के हिसाब से काम किया जाता है, एरिया बेस्ड अप्रोच में एरियाज को चूज किया जाता था और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे काम किया जाता था। ये सारी चीजें आप उनके नाम से भी रेफर कर सकते हैं। तो आप प्लीज
ऐसे अच्छे अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपने आंसर्स को सेल्फ बिल्ड करिएगा और समझ के जाइएगा इस वीडियो से। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।